हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यू के चौथे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने टिश्यू का तीसरा पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के सिंपल परमानेंट टिश्यू को समझा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कॉर्क सेल की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे और साथ ही साथ टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने सेशन की शुरुआत कॉर्क सेल से करेंगे, तो आप लोग भी हेडिंग दे दीजिएगा कॉर्क सेल या हिंदी में लिख लीजिएगा कॉर्क कोशिका। क्या हेडिंग दीजिएगा सर? कॉर्क सेल या कॉर्क कोशिका। किसी को आप चाहें तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं सर, कॉर्क सेल। अच्छा, ये कॉर्क सेल बनता कैसे है प्लांट में? सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर ये कॉर्क कोशिका है क्या और प्लांट में ये कॉर्क सेल बनता कैसे है। तो बस एक लाइन में समझ लीजिए कि जब पेड़ पौधा पुराना हो जाता है, जब पेड़ पौधा क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसके जड़ और तना भी क्या हो जाएंगे सर, पुराने हो जाएंगे। तो इसके जड़ और तना का जो ऊपर वाला यानी कि बाह्य उत्तक होता है, वो विभाजित होकर के किसका निर्माण कर देती है सर? तो कॉर्क कोशिका का निर्माण कर देती है, या आप इसको हिंदी में छाल बोलते हो। तो आप ये भी कह सकते हो कि पुराने पेड़ पौधे के जड़ और तना के बाह्य उत्तक के विभाजन के फलस्वरूप कॉर्क कोशिका निर्मित होती है या कॉर्क कोशिका का निर्माण होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब, इसका डेफिनेशन भी हम लोग बड़े ही आसान तरीक़ा से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं सर, पुराने पेड़ पौधे के, पुराने पेड़ पौधे के जड़ एवं तना के, जड़ एवं तना के बाह्य उत्तक के, बाह्य बोले तो बाहरी उत्तक, बाह्य उत्तक के विभाजन के फलस्वरूप, बाह्य उत्तक के विभाजन के फलस्वरूप कॉर्क कोशिका, कॉर्क कोशिका निर्मित होती है या कॉर्क कोशिका का निर्माण होता है। आप ये भी लिख सकते हैं एकदम ही आसान भाषा में सर। क्या कि पुराने पेड़ पौधे के जड़ एवं तना के बाह्य उत्तक, यहाँ पे उत्तक लिख लीजिए सर, उत्तक छूट गया, बाह्य उत्तक के विभाजन के फलस्वरूप क्या बनती है सर? कॉर्क कोशिका का निर्माण होता है या कॉर्क कोशिका बनती है। मेरे मित्र, कॉर्क कोशिका को ही हम लोग घरेलू भाषा में क्या कहते हैं? छाल कहते हैं। और आप छाल सभी समझ गए होंगे कि किसी भी पेड़ पौधे के तना के ऊपर वाले लेयर को जब आप हटाते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो उस पेड़ का छाल मिलता है। एक बार इसको फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कोई प्लांट है सर, ये क्या है आपका? एक प्लांट है। तो ये पुराना होगा, तो जाहिर सी बात है सर इसके जो तना हैं ये भी क्या हो जाएंगे? पुराना हो जाएंगे। इसके जो जड़ हैं सर, रूट हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? पुराने हो जाएंगे। तो इसी तना और जड़ का जो ऊपर वाला उत्तक होता है सर, वही विभाजित हो जाता है, उसी में डिवीजन हो जाता है और ये विभाजित होकर के क्या करती है सर? कॉर्क कोशिका का निर्माण कर देती है या कॉर्क सेल का निर्माण कर लेती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? छाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? छाल कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। मेरे मित्र, आप कहेंगे कि सर इस कॉर्क कोशिका की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है जो हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछी जाती है? तो मेरे मित्र, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछी जाती है और बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। पिछले ग्रुप डी पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के चलते कॉर्क कोशिका की दीवारें मोटी होती है? तो आप लोग वहाँ पे टिक करते हैं सुबेरिन की उपस्थिति के चलते। तो आप इस चीज़ को नोट करके लिख लेंगे सर अपने कॉपी में। क्या? पहला पॉइंट में कि कॉर्क कोशिका की दीवारें, कॉर्क कोशिका की दीवारें, कॉर्क कोशिका की दीवारें सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ के चलते, सुबेरिन नामक
कार्बनिक पदार्थ के चलते मोटी होती है, के चलते क्या होती है सर, मोटी होती है। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से रिलेट करके पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था सर, कि निम्नलिखित में से कॉर्क सेल होती है सजीव कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं, सजीव एवं मृत दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका कॉर्क सेल है, कॉर्क कोशिका है, ये क्या होती है सर, मृत कोशिका होती है, यानी कि डेड सेल होती है। कॉर्क सेल आपका क्या होता है सर, डेड सेल होता है, मृत कोशिका होती है। आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या सर इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अंतरकोशिकीय स्थान होता है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई भी अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। और सबसे अहम चीज़ जो आपको याद रखना है इसके बारे में, कि जो कॉर्क सेल होती है सर, ये बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है। कॉर्क सेल क्या होता है सर, बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है। और आपको ध्यान में एक और चीज़ रखना है कि ये जो कॉर्क सेल होती है, कॉर्क कोशिका होती है, इसका उपयोग जो है हम लोग ढक्कन बनाने में करते हैं। बोतल का ढक्कन सर, शैंपेन वगैरह का आप देखते होंगे, ऐसे निकालते होंगे, ढप से खुलता होगा, तो उसमें कॉर्क कोशिका ही रहती है और वो प्लांट के कॉर्क सेल से ही बना होता है। तो ढक्कन बनाने में, बोतल का ढक्कन बनाने में, साथ ही साथ कॉर्क सेल का उपयोग और दो चीज़ में किया जाता है, खिलौना बनाने में भी किया जाता है, और इसका उपयोग विद्युत रोधी और ऊष्मारोधी के रूप में भी किया जाता है। कॉर्क सेल का उपयोग विद्युत रोधी और ऊष्मारोधी के लिए भी क्या किया जाता है सर, उपयोग किया जाता है। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये विद्युत रोधी क्या है, तो भाई इसी को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बोलते हैं, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, तो कॉर्क सेल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। दैट्स व्हाई वी आर यूज द कॉर्क सेल एज अ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जाती है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, विद्युत रोधी के रूप में करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है कि इससे हीट भी पास नहीं होती है, ऊष्मा भी पास नहीं होती है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग हीट इंसुलेटर के रूप में भी करते हैं, हीट इंसुलेटर के रूप में भी करते हैं। ठीक है सर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ऊष्मारोधी कहते हैं, और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर को हिंदी में हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। तो इतना सारा चीज़ आपको इसमें से याद रखना है। पहला चीज़, कॉर्क सेल क्या होता है, कॉर्क कोशिका क्या होती है। तो आप क्या कहेंगे सर, कि पेड़ पौधे का जो पुराना जड़ और तना होता है, उसके बाह्य उत्तक में विभाजन होने के चलते कॉर्क कोशिका का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही हल्का होता है, जिसका उपयोग विद्युत रोधी और ऊष्मारोधी के रूप में किया जाता है। और इसी कॉर्क सेल का उपयोग बोतल के ढक्कन बनाने में किया जाता है। और इस कॉर्क सेल की जो दीवारें मोटी होती है, किसके चलते, तो सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ के चलते इसकी दीवारें क्या होती है सर, मोटी होती है। अब आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरे ख्याल से उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मेरे मित्र, एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर ये कॉर्क सेल तो आपने हमारे डेली लाइफ में इसका यूसेज बताया या इसकी उपयोगिता आपने बताया, लेकिन व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्क सेल इन अ प्लांट, कॉर्क सेल का प्लांट में क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो बस आपको एक ही लाइन में एक ही बात याद रखना है कि कॉर्क सेल प्लांट का क्या होता है, रक्षात्मक कवच होता है, या आप कह सकते हो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है सर, तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्लांट को रक्षा करता है। तो उम्मीद करते हैं आप इन सारे चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब एक बार वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर लेते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक की बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जटिल अस्थायी उत्तक की, जी हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। दोस्तों, इसके डेफिनेशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अच्छा, आप बताइए तो सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं, सरल अस्थायी उत्तक किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जो सरल अस्थायी उत्तक होते हैं वो समरूप कोशिकाओं से बने होते हैं।
जो सरल अस्थाई उत्तक होते हैं सर, वो किस कोशिका से बने होते हैं? तो समरूप कोशिका से बने होते हैं। मतलब क्या कि एक ही प्रकार के कोशिका से बने होते हैं। तो ऐसा उत्तक जो एक ही प्रकार के कोशिका से बना हुआ हो उसको हम लोग सरल अस्थाई उत्तक कहते हैं। और जो उत्तक आपका 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हो उसको हम लोग जटिल अस्थाई उत्तक कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैंने यही डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा है, क्या कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक जटिल अस्थाई उत्तक कहलाते हैं। बस आपको ये डेफिनेशन ध्यान में रखना है। आपसे सिंपल परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ये जो टिश्यू है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये समान प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जो जटिल उत्तक हैं वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। मेनली जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का प्लांट बॉडी में वर्क है वो क्या है सर? तो बस 2 ही मेनली इसका वर्क है। पहला क्या वर्क है कि ये एक इकाई के रूप में, ये जब भी वर्क करेगा तो एक इकाई, एक यूनिट के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जटिल अस्थाई उत्तक हमेशा एक यूनिट के रूप में वर्क करता है। ये तो इसकी फंक्शन, कार्य करने की स्टाइल हो गई। आप कहेंगे कि सर ये प्लांट में कार्य करता क्या है, कौन सा कार्य करता है? तो बस इसका एक ही काम है। क्या काम है सर? तो पौधे में खनिज लवण, भोज्य पदार्थ या पौधे के जो हार्मोन्स हैं वो पौधे के एक अंग से विभिन्न अंग तक किसके द्वारा पहुंचता है? तो सर जटिल अस्थाई उत्तक के द्वारा पहुंचता है। तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधे के शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य किसका है सर? जटिल अस्थाई उत्तक का है। तो आप सिंपल में जटिल अस्थाई उत्तक के बारे में क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक जटिल अस्थाई उत्तक कहलाता है, जिसका मेन काम क्या होता है? तो पौधे में जल और खनिज लवण, साथ ही साथ भोज्य पदार्थ और पौधे के हार्मोन को पौधे के शरीर के विभिन्न अंग में पहुंचाना होता है। और हमेशा याद रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में कार्य करती है। आपके मन में सवाल उठेगा कि चलो सर ये तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमने समझ लिया, बट ये बताओ कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप कितने होते हैं? तो मेरे मित्र आपको ध्यान में रखना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दे आर जाइलम एंड फ्लोएम। क्या कि सर आपका जो जटिल अस्थाई उत्तक होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं सर? पहला को हम लोग जाइलम बोलते हैं। पहला को क्या बोलते हैं? जाइलम, और हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं। और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं सर? दूसरा को हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं सर? फ्लोएम बोलते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे कि सर जाइलम और फ्लोएम कौन सा उत्तक है, तो आप कहेंगे जटिल अस्थाई उत्तक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग संवहन उत्तक भी कहते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। आपसे आपके अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि निम्न में से प्लांट का संवहन उत्तक कौन है, तो आप कहेंगे जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या है सर? प्लांट का संवहन उत्तक है। मेरे मित्र आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जाइलम जो है वो प्लांट में, पौधों में जल और खनिज लवण को उसके अलग अलग भागों में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि फ्लोएम जो है वो पौधे के भोज्य पदार्थ और हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा? जब तक इसके डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, इसमें कौन कौन क्या होता है उसको नहीं समझेंगे, तब तक तो मेरा ये क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं जाइलम की और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लोएम की। आइए दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं जाइलम की। दोस्तों जब हम लोग जाइलम की बात करते हैं तो सिंपल एक बार यहाँ पे फिगर पे फोकस करेंगे, आप सारी चीज़ आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये प्लांट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास जड़ भी होगा सर, जिसको हम लोग रूट कहते हैं। और ये क्या है सर? तो आप कहेंगे सर तना है, जिसको हम लोग स्टेम कहते हैं। और ये क्या है सर? तो आप कहेंगे सर ये पौधे का पत्ती है, यानी कि लीफ है। आप सबों को मालूम है कि पौधे के लीफ में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है।
और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसमें कच्चा पदार्थ के रूप में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो आप कहते हैं सर वाटर की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। खैर सनलाइट तो आपको इन्वायरमेंट से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको इन्वायरमेंट से मिल जाता है, लेकिन जो मेनली ये वाटर है, ये जो आप पानी यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अत्यंत ही ज़रूरी है, वो कहाँ से मिलती है? तो हम लोग कहते हैं सर पौधे जो हैं अपने जड़ से, पौधे अपने जड़ के द्वारा मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जब पौधे अपने जड़ से मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करता है तो ये पानी और खनिज लवण किसके सहारे पौधे के पत्ती तक पहुंच पाता है? तो आप कहेंगे सर जाइलम के सहारे पौधे के पत्ती तक पहुंच पाता है। और मेनली जो आपके जाइलम उत्तक का काम होता है, जो मेन फंक्शन होता है आपके जाइलम उत्तक का प्लांट में, वो ये होता है सर पौधे में पानी और खनिज लवण के संवहन के लिए, कंडक्शन के लिए, लवण के संवहन के लिए, कंडक्शन के लिए जिम्मेवार होता है, संवहन के लिए होता है। बस आप ये भी लिख सकते हैं क्या सर कि जाइलम जो है वो पौधे में पानी और खनिज लवण के संवहन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप सबों के मन में ये सवाल उठेगा कि सर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? तो मेनली आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपका जाइलम टिश्यू है, जो आपका जाइलम उत्तक है, ये 4 चीज़ों से मिलके बनी होती है, या इसके 4 बेसिक एलिमेंट हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? वाहिनिकाएं कहते हैं, इंग्लिश में ट्रैकियार्ड्स कहते हैं, और फिर वाहिकाएं कहते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में वेसल्स बोलते हैं। उसके बाद आपका जाइलम तंतु होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग जाइलम फाइबर बोलते हैं, और फिर नेक्स्ट को हम लोग जाइलम मृदुतक बोलते हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि जाइलम जो है वो 4 प्रकार के अवयव से मिल के बने होते हैं, जो कि वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक के नाम से जानी जाती है। मैंने इन्हीं सारे बातों को यहाँ पे भी पॉइंट आउट कर दिया है ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। पहला चीज़ क्या कि मैंने यहाँ पे जाइलम के बारे में क्या लिखा है कि ये जहाँ पे पाए जाते हैं उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि इसका कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं होता। आप सबों को मालूम है कि अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं, और आप को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, यानी कि जो जटिल अस्थायी उत्तक होते हैं, वो 2 या 2 से अधिक उत्तकों से मिलके बने होते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल कौन है? जाइलम और फ्लोएम है। तो इतना बेसिक तो आप समझ ही रहे हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जाइलम जो है वो पौधे के मूल तना और पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पौधे के मूल तना और पत्तियों में पाया जाता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है कि सर इसे चालन उत्तक कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। आपसे कभी ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा चालन उत्तक के नाम से जाना जाता है, तो आप सीधे आंसर करेंगे क्या सर? जाइलम जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? चालन उत्तक के नाम से जाना जाता है। मैंने जो आपको अभी जस्ट बताया कि जाइलम 4 प्रकार के अवयव से मिलके बने होते हैं, मैंने उन सारे पॉइंट को भी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि यह 4 प्रकार के विभिन्न तत्वों से मिलके बने होते हैं। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं सर? वाहिनिकाएं बोलते हैं, दूसरा को हम लोग वाहिकाएं बोलते हैं, और तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइलम तंतु बोलते हैं, और जो आपका चौथा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? जाइलम मृदुतक बोलते हैं। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि जाइलम मृदुतक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो आपके जाइलम उत्तक होते हैं वो मेनली इसी 4 प्रकार के अवयव से मिलके बने होते हैं। आप सबों के मन में ये सवाल उठेगा कि सर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जाइलम, क्योंकि आप लोग फंक्शन की भी बात करते हैं, कार्स की भी बात करते हैं। तो मेरे मित्र, जब आप जाइलम के फंक्शन की बात करेंगे तो बस इसका एक ही मेन वर्क होता है। वो वर्क क्या होता है? ये पानी और खनिज लवण के लिए, पानी और खनिज लवण के संवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या आप सिंपल वे में ये कह सकते हो कि सर जाइलम उत्तक का जो मेन कार्य होता है वो ये होता है, पानी और खनिज लवण को हर एक भाग तक पहुंचाता है। और दूसरा आप याद रखेंगे कि सर जाइलम उत्तक जो है वो पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है, यानी कि यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है।
मेरे मित्र अब आपको जाइलम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, बस आपको ध्यान में इतना सा कंसेप्ट रखना है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोएम की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके पहले आप इन सारे बातों को नोट डाउन कर लें। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोएम की। बस जिस तरह हम लोगों ने जाइलम के बारे में देखा था ठीक उसी तरह फ्लोएम को भी देखना है। जाइलम में आपने देखा था कि वो मेनली रूप से कहाँ पे पाया जाता है, तो पौधे के तना में और पत्तियों में पाया जाता है। लेकिन जो आपका फ्लोएम ऊतक है ये पौधे के जड़ में भी पाया जाता है, पौधे के तना में भी पाया जाता है और पौधे के पत्तियों में भी पाया जाता है। तो आप इन तीनों ही बातों को ध्यान में रखेंगे कि फ्लोएम ऊतक जो है ये पौधे के जड़, तना और पत्तियों तीनों जगह पे पाए जाते हैं। और मेनली इसका जो वर्क होता है, इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है सर, तो पौधे के भोज पदार्थ एवं पौधे के भोज पदार्थ एवं जो पादप हार्मोन्स होते हैं एवं पादप हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह संवहन करता है। कौन करता है सर, तो फ्लोएम करता है। दैट्स आर द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम। ये आपके फ्लोएम का क्या है सर, मेन फंक्शन है। क्या कि ये पौधे के भोज्य पदार्थ एवं पादप हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, संवहन करता है। बस आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर जाइलम 4 प्रकार के अवयवी तत्वों से मिलकर बना हुआ था, तो फ्लोएम कितने प्रकार के अवयवी तत्वों से मिलकर बने होते हैं, तो आपका फ्लोएम भी जो है वो 4 अवयवों से मिलकर बना होता है। फ्लोएम कितने अवयव से मिलकर बना होता है सर, 4 अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला को हम लोग क्या कहते हैं, चालनी नलिकाएं कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सीव ट्यूब बोला जाता है। दूसरा को हम लोग सहकोशिकाएं कहते हैं, जिसको कंपेनियन सेल बोला जाता है। और तीसरा आपका फ्लोएम या बास्ट तंतु होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्लोएम और बास्ट फाइबर कहते हैं। और चौथा आपका होता है फ्लोएम मृदु ऊतक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। मेरे मित्र यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि अभी आपने जस्ट देखा कि जो आपका जाइलम है उसमें क्या मिलता है सर, तो ट्रेकियार्ड्स मिलता है, ट्रेकियास मिलता है। साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, वेसल्स मिलता है। मैं इंग्लिश नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका हिंदी होता है वाहिनिकाएं, इसका होता है वाहिकाएं। और फिर आपने क्या देखा था, जाइलम फाइबर, फिर आपने क्या देखा था, जाइलम फाइबर, और उसके बाद आपने देखा था जाइलम पैरेन्काइमा। आपने क्या देखा था, जाइलम पैरेन्काइमा। तो मेरे मित्र आपको ध्यान रखना है कि जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा किस में पाया जाएगा, जाइलम ऊतक में पाया जाएगा। और फ्लोएम फाइबर या फिर आपका बास्ट फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा किस में पाया जाएगा सर, तो फ्लोएम ऊतक में पाया जाएगा। तो ये दोनों ही बात कॉमन है, एक में आपका जाइलम फाइबर पाया जाता है तो फ्लोएम में आपका फ्लोएम या बास्ट फाइबर पाया जाता है, या आप इसको फ्लोएम तंतु भी कह सकते हैं। और जिस तरह जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, ठीक उसी तरह फ्लोएम में क्या होता है सर, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। तो ये दोनों चीज़ कॉमन है और दोनों के पीछे फ्लोएम लगा हुआ है, तो आप नाम से समझ जाएंगे कि अच्छा फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम ऊतक में पाया जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम ऊतक में पाया जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन कहाँ पे फंसाया जाता है, तो आपका क्वेश्चन फंसा जाता है यहाँ पे, ये ऊपर वाले 2 पे और इसके ऊपर वाले 2 पे। आप हमेशा याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू या निम्नलिखित में से किस ऊतक में चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस ऊतक में सहकोशिकाएं कंपेनियन सेल पाई जाती है, तो आप कहेंगे फ्लोएम में क्या पाई जाती है सर, कंपेनियन सेल पाई जाती है, सहकोशिकाएं पाई जाती है। मेरे मित्र आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में ट्रेकियार्ड्स होते हैं, वाहिनिकाएं होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर जाइलम में ट्रेकियार्ड्स होते हैं, वाहिनिकाएं होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊतक में वाहिकाएं पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर जाइलम ऊतक में वाहिकाएं पाए जाते हैं। तो मेरे मित्र आपको ध्यान में रखना है
क्या कि वाहिनिकाएं जिसको हम लोग ट्रेकियार्ड्स बोलते हैं और वाहिकाएं जिसको हम लोग वेसल्स बोलते हैं, ये दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जाइलम ऊतक में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जाइलम ऊतक में पाए जाते हैं। जबकि आपका सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल यानी कि चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाया जाता है, यानी कि फ्लोएम टिश्यू में पाया जाता है। तो अगर आप फ्लोएम के बारे में इतना सा चीज़ याद रखते हैं और जाइलम के बारे में जो मैंने पीछे बताया उतना, तो जाइलम और फ्लोएम से पूछे जाने वाले एक एक क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको एक दो बार इसको रिपीट करने की और अपने माइंड में इसको सेट करने की। उम्मीद करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? टिश्यू सिस्टम की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तक तंत्र कहते हैं। लेकिन मेरे मित्र, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके लिए ज़्यादा बेटर हो। फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं किसकी? टिश्यू सिस्टम की, उत्तक तंत्र की। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? टिश्यू सिस्टम की, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तक तंत्र भी बोलते हैं। मेरे मित्र, उत्तक तंत्र को समझने से पहले आसान भाषा में एक बार हम लोग अंग तंत्र को समझ लेते हैं। बाकी का जो चीज़ है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए कि अंग तंत्र के बारे में आप क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम के बारे में आप क्या कहते हैं? तो आप सिंपल में कहते हैं सर, अंगों का समूह जो किसी विशेष कार्य को क्या करे सर? संपन्न करें, उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया सर ऑर्गन सिस्टम के बारे में कि अंगों का ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य को क्या करे सर? संपन्न करे, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है जिसका अपना अपना फंक्शन, अपना अपना कार्य जो है वो बटा हुआ है। ठीक उसी तरह हम लोग जब टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं या उत्तक तंत्र की बात करते हैं तो क्या कहते हैं सर कि ये जो टिश्यू सिस्टम होता है ये एक या एक से अधिक उत्तकों के एक साथ मिलने से बना होता है। और वो एक या एक से अधिक उत्तक एक साथ मिल करके जब किसी स्पेशल कार्य को करते हैं तब हम लोग उसी को क्या कहते हैं? उत्तक तंत्र बोलते हैं या इंग्लिश में टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। और मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिखा भी है क्या कि जब एक या एक से अधिक उत्तक एक साथ मिलकर कार्य को संपन्न करते हैं, एक या एक से अधिक उत्तक एक साथ मिलकर कार्य को संपन्न करते हैं, तो उत्तकों के इस समूह को, किस समूह को? जो एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं सर? उत्तक तंत्र कहते हैं, टिश्यू सिस्टम कहते हैं। टिश्यू सिस्टम के बारे में हम लोग क्या कहते हैं सर कि जब एक या एक से अधिक उत्तक एक साथ मिल करके, एक या एक से अधिक उत्तक एक साथ मिल करके कार्य को संपन्न करते हैं, कार्य को डन करते हैं, तब हम लोग ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? उत्तक तंत्र कहते हैं, टिश्यू सिस्टम कहते हैं। मेरे मित्र, आपको ध्यान में रखना है कि पौधे में जो है वो 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि पौधे में निम्नलिखित में से कितने प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं, कितने प्रकार के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं, 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचीय उत्तक। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? भरण उत्तक। और तीसरा को हम लोग बोलते हैं संवहन उत्तक। आपको क्या ध्यान में रखना है कि पौधे में बेसिकली 3 टाइप के उत्तक तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें पहला बाह्य त्वचीय उत्तक कहलाता है, दूसरा भरण उत्तक कहलाता है और तीसरा संवहन उत्तक कहलाता है। मेरे मित्र, बाह्य त्वचीय उत्तक के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये पौधे को क्या करता है सर? रक्षा करता है, रक्षा प्रदान करता है और पानी की हानि से बचाता है। ये पानी के लॉस से ये आपको बचाता है, आपको नहीं, मतलब पौधे को बचाता है, पानी के लॉस को रोकता है। मेनली जो आपका बाह्य त्वचीय उत्तक का काम है वो क्या है? तो सर ये पौधों को रक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ पौधे से पानी के लॉस को क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट है आपका भरण उत्तक। तो मेनली इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे कि सर यहाँ पे क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है या भरण उत्तक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। और इसका एक और सबसे मेन काम होता है, वो क्या? तो ये भोजन को एकत्र करता है या संचयित करता है, भोजन एकत्रित करता है। किसका सर? पौधे का।
पौधे का क्या करता है सर, भोजन एकत्रित करता है। और पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, तो भरण ऊतक में होती है। और भरण ऊतक क्या है आपका, तो सर उत्तक तंत्र का हिस्सा है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे सर संवहन ऊतक का काम क्या होता है, तो अभी जस्ट आपने देखा कि संवहन ऊतक का काम क्या है। संवहन ऊतक का काम है पौधे में भोज्य पदार्थ, पानी और खनिज लवण को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं सर क्या, कि पौधे में भोज्य पदार्थ, खनिज लवण ETC इत्यादि को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण करने में किसका रोल होता है सर, तो संवहन ऊतक का रोल होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। क्या टिश्यू सिस्टम जहाँ कहीं भी आपको दिखेगा आप क्या कहेंगे कि एक या एक से अधिक ऊतक मिल करके जब एक साथ कार्य करते हैं तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, ऊतक तंत्र बोलते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि पौधे में जो आपका टिश्यू सिस्टम है वो 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। पहला को हम लोग बाह्य त्वचीय ऊतक बोलते हैं, जिसका मेन काम प्लांट को रक्षा प्रदान करना, साथ ही साथ पानी का जो लॉस होता है प्लांट से उससे उसको बचाता है। और दूसरा होता है भरण ऊतक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और पौधे के लिए ये क्या करता है, भोजन एकत्रित करता है। और जो आपका संवहन ऊतक होता है तो आप सभी को मालूम है कि ये पौधे में भोज्य पदार्थ, खनिज लवण, इन सबों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। मेरे मित्र, अगर प्लांट टिश्यू के बारे में आपको इतना सा, जितना मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, बात आपके माइंड में रहता है तो मेरे ख्याल से इससे पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक के सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में।